वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का और बीपीएससी सीडीपीओ से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो है आपको ईपीएससी में भी मदद करेगा। एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन को मैं अब ऐड कर लेता हूं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? और इसके साथ ही आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का फिलहाल क्लास चल रहा है जो आपको मदद कर सकता है ऑप्शनल पेपर में, ठीक है ना। और पीटी में भी करेगा क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, 12-13 क्वेश्चन रहता है ना। और 18-19 क्वेश्चन लगभग यूपीएससी में भी रहता है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, निम्न से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत में कहा जाए तो पंजाब में, ठीक है। सर्वाधिक यदि संख्या में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है। और सर्वाधिक प्रतिशत कहे पंजाब थोड़ा छोटा है, तो उस तरह से प्रतिशत में कहे तो जितनी जनसंख्या पंजाब में औरों की है उसके मुताबिक वहाँ पे इसकी प्रतिशत अधिक हो गया, ठीक है ना। लेकिन संख्या में अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं। किसी मिट्टी में कैसिका जिसको बोलते हैं कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। केसिका क्या होता है? एक नली होता है जिसमें उसका जो व्यास होता है उसकी लंबाई के मुताबिक बहुत छोटा होता है, तो वैसे उसी को कैपिलरी कहते हैं। देखते कभी बाल्टी में वो एक पतला सा पाइप आता है तो पानी उसको मुंह से खींचकर आप छोड़ देते थे तो वहाँ भी कैपिलरी तैयार हो जाता था, है ना। तो यहाँ भी वही कैपिलरी की बात है। तो किसी मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। चिकनी मिट्टी, पासो मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राक्कलन समिति के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? दोनों सदनों के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, विधानसभा के सदस्यों से। तो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये लोकसभा के सदस्यों से, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सत्ता में है उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डिस्कशन लिए हैं लेकिन उसमें नहीं है वो बात। प्राक्कलन समिति एक स्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, उप मंत्री। तो यहाँ कैबिनेट का तात्पर्य है तो एक कैबिनेट को ही बोलते हैं मंत्रिमंडल, और एक मंत्री परिषद होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है और दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, और तब ये जोड़ा कब गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में अब देखिए, तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के सिर्फ मंत्री। अब देखना है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। जबकि फिर से बोला है नीचे, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, ठीक। तो ये रहा। आगे देखते हैं, पांचवा देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है।
करा स्टार फिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। तो स्टार फिश, जिसको तारा मछली बोलते हैं, तो ये कठोर कवच वाले को खाता है। घोंगा ये सब को कह सकते हैं, सिप्पी ये सब, क्योंकि उसका कवच कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। कर भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है, मतलब पेट को बाहर निकालती है, तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो ये बात भी सही है। कवच उसके हटाने के बाद अपने पेट को बाहर निकालती है। किस प्रकार से आप उसको आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं, इमेजिनेशन हो जाएगा तो और बेहतर है। आइए, अगर उपरोक्त दोनों कथन सही है, तारा मछली भोजन को सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। कर सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो यहाँ उल्टा कर रहा है, भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय और प्रायः उत्क्रमणीय, हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। और रासायनिक परिवर्तन अनुत्करणीय, तो पहला तो गलत। ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो दूसरा नंबर सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ किसको टिकअप करेंगे, केवल 2 को। कर ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ गर्म करने पर पुनः पानी में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, था कथन एक गलत है। ध्वनि का उत्पन्न होना, उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। यथा कथन 2 सही है। आइए देखते हैं 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास को कीट खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को गरुड़ खाया। तो पहला ही तो बैठ रहा है, बाकी देखिए गरुड़ को सर्प तो खा ही नहीं सकता है, सर्प को मेढक नहीं खा सकता है, तो वह आहार श्रृंखला में यही बेहतर है। सभी जीव चाहे वो शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी अथवा भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि जो जंतु पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास को कीटों द्वारा खा लिया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा लेता है। आइए देखते हैं पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, हाथ से निकला मतलब हाथ से लिखा हुआ है। पांडुलिपियाँ तार के पत्तों को काटकर तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये भी सही है, अतीत में हाथ से लिखी वाला वो तो ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में ही नहीं प्राप्त होती है, और भी जगहों पर प्राप्त होती है, इसलिए यही कथन सिर्फ पूछा गया है। क्या कौन सा कथन गलत है ना। कौन सा सही नहीं है, तो ये डी ही सही नहीं है।
कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में भी प्राप्त हुई है, सिर्फ संस्कृत में ही नहीं। तो ये दोनों कारण से गलत है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल भी शामिल है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समूह तथा मदुरै एवं जाबुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विजित किया? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो ये काम करने वाला शासक है दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। साथ ही उसने इन राज्यों के जीतने के बाद उन्हें अपने राज्यों में नहीं मिलाया, सिर्फ वार्षिक कर ही उनसे वसूलता था। आइए देखते हैं 10वां नंबर। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? लीवान, किबला, ममसूरा, सहन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, किबला। हाँ, तो आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मस्जिद के खंभों वाले कक्षा को लीवान कहते हैं, यानी कि मस्जिद में जो भी खंभा वाला कक्ष वो लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को मंसूरा कहते हैं। क्या है? मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को मंसूरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। आइए देखते हैं 17वीं शताब्दी के प्रथम आर्ध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम आर्ध मतलब 1750-57 के आसपास की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। तो ये बात सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार इंग्लैंड से मिला हुआ था, क्योंकि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की ही थी। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तो ये बात भी सही है। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। तो पुर्तगाली इस समय तक पश्चिम तट पे आ चुका था। तो यहाँ पे ये तीनों सही है। तो आते हैं, इसको तीनों टिकअप करते हैं, देखते हैं। यहाँ से क्या रहा? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिसे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इसका अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब कि इंग्लैंड का और कोई कंपनी नहीं आ सकती थी, लेकिन यूरोप में इंग्लैंड पड़ता था और भी देश थे, वहाँ के दूसरे व्यापारी आ सकते थे। इस कालखंड में यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। कहा है पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले भारत आया और समय तक उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकता गांव की जमींदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बना। तो ये बात सही है कि कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकता गांव की जमींदारी खरीद ली थी। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यवहार कर सकते थे। तो ये बात जहाँ तक पता है नहीं होना चाहिए, सही केवल एक। ठीक है। 1696 तक कंपनी ने अपने फैक्ट्रियों तथा आसपास बसी आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली थी।
इसमें से एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बना था। कथन एक सही है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। औरंगजेब की इस फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। और क्वेश्चन फिलहाल यही था कि कंपनी ने तो फरमान प्राप्त कर लिया था, लेकिन निजी अफसर को ये नहीं था। यहाँ पे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यवहार कर सकते थे, इसीलिए ये गलत है। तो एक बात को याद रखना कि सही है और एक गलत था। आइए देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई, तो ये सही है लगभग। हरित क्रांति के दौरान किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जिसको HYV हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग किया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर था। तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर था, तो मेनली ये सही है। दलहन भी कुछ था लेकिन नहीं है यहाँ पे, तो गेहूं और चावल तो था ही ना। तो आते हैं उपरोक्त सभी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं और धान की खेती पर दिखाई पड़ता है। परंपरागत बीज की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। आइए देखते हैं 14 नंबर। भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था। पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु पहला, दूसरा है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, तीसरा है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये हरित क्रांति मेनली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। भारत के संदर्भ में 1966 की नई कृषि नीति, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों में रहा। यहाँ के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य का नाम बिहार कब पड़ा। हर्षवर्धन के काल में, शेरशाह सूरी के काल में, मीर कासिम के काल में, 12वीं शताब्दी में। तो ये दोस्तों 12वीं शताब्दी में ही पड़ा, किसी व्यक्तिगत शासक के काल में नहीं। इसका नाम बिहार 12वीं शताब्दी में पड़ा। बिहार से विहार शब्द बना। यहाँ पर स्थित असंख्य बौद्ध मठ हो, जिसको विहारों के कारण ही इसका नाम विहार। यहाँ पे विहार पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट बिहार पढ़ देंगे, क्योंकि वहाँ वह पढ़ते हैं तो वह करके कुछ पढ़ना होगा विहारों, यहाँ पर सिर्फ बिहार बोल देंगे। तो बहुत सारे बौद्ध मठ था जिसको विहार कहा जाता था, वही विकृत होते होते अब भ्रंश होते होते बन गया बिहार। पटना शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। अजातशत्रु, उदयन, शेरशाह, फिरोज शाह, तुगलक। तो पाटलिपुत्र की बात कहा जाता तो आंसर यहाँ उदयन होता, क्योंकि ऑप्शन में उदयन भी है। बट यहाँ पे पटना की बात हो रहा है, तो पटना की स्थापना शेरशाह ने किया था, ना कि उदयन ने। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। मगध साम्राज्य से लेकर संपूर्ण प्राचीन ऐतिहासिक काल में बिहार की राजधानी रहे पाटलिपुत्र ईस्वी पूर्व 550 से 750 ईस्वी तक नगर का 1541 ईस्वी में पुनः निर्माण किया। सूरी वंश के अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पटना शहर की स्थापना की। उसने पटना शहर को दुर्गीकृत करवाया तथा यहाँ पर टकसाल की स्थापना की। तत्पश्चात संपूर्ण मध्यकाल, आधुनिक एवं समसामयिक कालों में पटना शहर लगातार बिहार की राजधानी है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार में कितने अस्पष्ट धरातल हैं। अस्पष्ट, अच्छा चलिए 1, 2, 3, 4। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा 4।
और ये चार कौन कौन है? ठीक है, यहाँ पे अस्पष्ट हो गया है। आइए, तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार में चार स्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। उत्तर में शिवालिक के प्लायोसीन चट्टानें, गंगा के मैदान में प्लियोस्टीन काल का जलोढ़ निक्षेप, कैमूर के पठार पर बिंदी कल्प का चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना निक्षेप, और चौथा हो गया दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की आर्कियन युगीन चट्टानें। तो ये चार भूगर्भिक संरचना के रूप में बांटा गया है। आइए देखते हैं 18 नंबर। बिहार के किस क्षेत्र में विदेशिया लोक नाट्य का चलन है? भोजपुर क्षेत्र, पटना क्षेत्र, रोहतास क्षेत्र, भागलपुर क्षेत्र। तो ये विदेशिया जो है भोजपुर क्षेत्र में होता है। अब इसमें आता क्या क्या है देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन क्या है। कह रहे बिहार के लोक जीवन में लोक नाट्यों का अपना एक विशेष महत्व है। इन लोक नाट्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक सुसज्जित रंगमंच, पात्रों का मेकअप तथा वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार में विदेशिया भोजपुर क्षेत्र का अत्यंत प्रचलित लोक नाट्य है। करा इस लोक नाट्य में लौंडा नाच के साथ साथ आल्हा, बारहवासा, पूर्वी, नेटुआ, पमंडिया आदि का फुट होता है। मतलब मिलन होता है, मिश्रण होता है, सम्मिश्रण होता है जो कह सकते हैं। इस नाटक का आरंभ मंगलाचरण से होती है तथा महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल। तो ये आंसर हो जाएगा इजराइल। एक पूर्व तकनीकी उद्यमी हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट को हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे धार्मिक जीवन शैली का नेतृत्व करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ राजनीति में शोहरत हासिल की है। आइए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैककेन ने हाल ही में कितने मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी 100 मीटर। ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैककेन ने हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में दूरी को महज 57.45 सेकेंड में तय करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया था। आइए देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अपने करियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो ये फ्रेंच ओपन था और एकल में, अब ये भी आप याद ही रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये 19वां था। देखते हैं, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में फ्रेंच ओपन के फाइनल में मैच में ग्रीक के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराकर अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही वे टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। यानी कि 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। आइए देखते हैं, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो ये जर्दालू आम भेजा गया है इंग्लैंड बिहार राज्य से। हाल ही में भागलपुर बिहार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो प्राप्त होता है, प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। एपिडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में इन आमों की पहली खेप का निर्यात किया है। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएफपी उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़। तो ये आंसर होना चाहिए रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएफपी उपकरण
जीवन वायु विकसित किया है, जो कि देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। आइए देखते हैं 24वां नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के लिए भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन व आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो इसमें भी बिहार अव्वल रहा। आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? 11, 12, 13, 14। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित किया गया है कितने जिलों में? तो 13 जिलों में। तो आज का हमारा 25 क्वेश्चन का क्यूज पूरा हुआ। इसी प्रकार से हमारा क्यूज चलता रहेगा। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।